अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। तो ये जो इतने कम लोग लग रहे हैं, क्या मियाँ सबको लेने गए हैं? अच्छा, क्या करो आपको? तो ये एसी चल रहा है कि नहीं? ये बंद कर दे यार पंखा। है? हाँ, अच्छा ठीक है, हो गया। नहीं तो एसी चल रहा है ना बेटे, इससे ना वो शोर बनता है। ये इसका कितना टेम्परेचर है इसका? हाँ बस ठीक है इतना। नहीं ये 26 तो यार, इससे बेहतर तो बाहर है। इसको डाउन करो, उसको को 20 तक तो करो ना कम से कम। कल सवाल किया था मैंने, और मेरे ख्याल दो प्रोडक्ट किए थे, एक किया था, दो किए थे, दो मैंने कर दिए थे, ए और सी। और ये सवाल आपने करना था। और फाइफो से मैंने किया था, वैल्यूज टैली कराने के लिए बता देता हूं। बी मैंने बोर्ड पे फाइफो किया था ना, तो बी की कॉस्ट पर यूनिट के लिए फाइफो की वैल्यू टैली करा रहा हूं, क्योंकि पीछे बुक में तो मैंने एफको से किया हुआ है। तो फाइफो से अगर करना हो तो बी की पर यूनिट कॉस्ट बता देता हूं। इनवॉइस वैल्यू 22,9,2। इनवॉइस वैल्यू बताए ना, 60 प्लस नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज 150,000 प्लस ट्रांसपोर्टेशन 780 229। बस ठीक, बस ठीक है। और डी 50 प्लस ड्यूटीज, ड्यूटीज नहीं है, डिवाइडेड बाय 600 85। तो अगर फाइफो से किसी ने पूरा किया है तो ये बी और डी की पर यूनिट कॉस्ट है, क्योंकि पीछे सोल्यूशन में मैंने एफको से किया है, तो इसलिए फाइफो भी बता दिया। कोई मुश्किल परेशानी है? चले, वो मैंने ऐसे ही आसान से ही बनाया था। चलें और कराता हूं सवाल, आप पढ़ लीजिए। मैं कहता हूं बोर्ड पे स्प्रिंग 2010 पढ़ लें। ये जो इलस्ट्रेशन है ना, इनसे कुछ 2 पेजेस आगे चलेंगे तो मैंने आई कैट पास्ट पेपर्स के सवाल डाले मैं इन्वेंट्री के, तो उनमें क्वेश्चन 7 है। स्प्रिंग 2010 अटेम्प्ट का सवाल है, मेरी बुक में पेज 12 क्वेश्चन नंबर 7। और जिनके पास लास्ट टाइम वाली मेरी बुक है उसमें वो क्वेश्चन 6 था। मेरी बुक में पेज 12 पे क्वेश्चन नंबर 7 है, स्प्रिंग 2010 अटेम्प्ट का है जी। स्प्रिंग है, स्प्रिंग 2010 जी। हाँ जी, लास्ट टाइम जो मेरी बुक थी उसमें ये क्वेश्चन 6 था, स्प्रिंग 10। पेज नंबर देख लें, आगे पीछे ही होगा, 12 भी है। सवाल तक पहुंच गए तो पढ़ लें, पढ़ लें करता हूं।
हाँ जी, पढ़ लिया। 2009 का डेटा है, 4 प्रोडक्ट्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और फिनिश गुड्स का सवाल है कि रॉ मटेरियल का। दोनों कहां गिवन है? कौन सा सवाल पढ़े जा रहे हैं? एक्स वाई जी किधर है? मैं पूछ रहा हूं कि सवाल फिनिश गुड्स का है कि रॉ मटेरियल का है? फिनिश गुड्स का है ना, फिनिश गुड्स का सवाल है कि रॉ मटेरियल का है? फिनिश गुड्स का है। कैसे पता? प्रोडक्ट्स का डाटा दिया हुआ है। अब ये 4 प्रोडक्ट्स हैं और ये जो सारा टेबल दिया हुआ है ये सारा का सारा गुजरा हुआ ईयर 2009 का डाटा है। अब उसमें क्या क्या है, उसमें यूनिट्स भी बताए हुए, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, सेल प्राइस, ये सारी ना इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो देखते हैं क्या क्या काम है। करना क्या है, 31 दिसंबर 9 यानी ईयर एंड की बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की क्या अमाउंट शो होगी, मतलब वैल्यू। तो बिल्कुल वैसे ही सवाल है, बस वहां ट्रेडिंग था जो कल किया था, ये मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्ट भी वही एबीसीडी है। तो 4 प्रोडक्ट्स हैं, वैल्यू निकालनी है। क्या क्या चाहिए? यूनिट्स, कॉस्ट और एनआरवी। तो ये अप्रोच है सवाल की कि एक एक प्रोडक्ट लेके चलते हैं और उसकी यूनिट्स, कॉस्ट और एनआरवी निकालते जाते हैं। अच्छा, इसमें ना वो सुबह जीटी की क्लास में कुछ बच्चों के सवाल थे ना, मुझे लगा कि आपको शायद हो सकता है ये टर्म्स भी ना कुछ समझ आ रही हो। करता हूं सॉल्व। ओपनिंग स्टॉक की लाइन में यूनिट्स भी दिए हुए हैं और उनकी अमाउंट भी है, इस पे कोई इख्तलाफ परेशानी? प्रोडक्शन इन यूनिट्स, ये क्या है? जितने इस साल में यूनिट्स बनाए थे। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, अच्छा चलो मैं स्पेसिफिकली पूछ ही लेता हूं, जिस बच्चे के सवाल से मुझे लगा कि ये भी शायद कोई कंफ्यूजिंग बात है। ये सेलिंग कॉस्ट और 2 लाइनों के नीचे सेलिंग प्राइस, तो ये क्या कोई एक ही चीज है? इसमें से किसका? सेलिंग प्राइस जितने का हम बेचते हैं और सेलिंग कॉस्ट जितने का हम खरीदते हैं। जो बेचते हैं, नहीं नहीं नहीं, सेलिंग प्राइस जितने का हम बेचेंगे और सेलिंग कॉस्ट जितने का हमने वो बनाया था। नहीं नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं है, सेलिंग कॉस्ट। अरे ये तो मैं ऐसे उस बच्चे को ही बेचारा समझ रहा था। कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो बेच रहे हैं वो हमें खुद कितना कॉस्ट किया था, क्यों कॉस्ट किया था, या तो खरीदा था या बनाया था, ये होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? जो बेचते हुए खर्चे होते हैं, सेल्स, स्टाफ की सैलरीज हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, कमीशन हो सकती है। तो सेलिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल अलग अलग चीज है। अरे तो अच्छा किया मैंने बोल दिया यार, सेलिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स 2 अलग चीजें हैं। सेलिंग कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में बस सेलिंग ही कॉमन है, ये दोनों एक जैसी चीजें नहीं है। किसी को कोई जरा भी कोई परेशानी है तो पूछें। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट दिए हैं। यूनिट कॉस्ट यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मार्केट, ये क्या चीज है? मार्केट प्राइस। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अब ये एग्जामिनर ने शरारत करके यहां इसलिए लिखा था कि स्टूडेंट इसको कहीं एनआरवी ना ले ले, वो तो होती है रॉ मटेरियल के लिए एनआरवी, तो प्रोडक्ट के लिए इसका कोई काम नहीं है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का प्रोडक्ट के लिए कोई काम नहीं है, ये इस सवाल का बेकार जुमला है। ये उन्होंने सिर्फ इसलिए डाला था कि स्टूडेंट इसको देखेगा और परेशान होगा, तो इसका इस सवाल में कोई काम नहीं है, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट है और ये रॉ मटेरियल के लिए है एनआरवी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है। डैमेज्ड यूनिट्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, तो जो ऊपर क्लोजिंग के यूनिट्स लिखे हैं उनमें इतने डैमेज्ड हैं। यूनिट कॉस्ट टू रिपेयर, ये किस लिए इस्तेमाल होगा? एनआरवी निकालने के लिए। और स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड बताया है। और टेबल के नीचे वाली लाइन का क्या मतलब है? कि अगले साल सेलिंग एक्सपेंसेस 10% महंगे हो जाएंगे। तो सारा डाटा जो भी है मैंने आपको सारा एक्सप्लेन भी कर दिया। तो सवाल की अप्रोच क्या है, हम एक एक प्रोडक्ट लेके उसके यूनिट्स, कॉस्ट और एनआरवी निकाल लेते हैं। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे होंगे, काफी होंगे वैसे, जिनका 30 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहा है और मेरा ख्याल है कॉस्ट फिर भी शायद कंटिन्यू कर ही लेंगे, है ना? नहीं नहीं प्लान? अच्छा अच्छा अच्छा, कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि एमएफए का रोला है। तो कॉस्ट तो में ये सारे लोग रहेंगे। एक ऐसी बस कुछ बच्चों की परेशानी होती है शुरू में, इसलिए बता रहा हूं। सब टीचर्स का तरीका एग्जैक्टली एक जैसा नहीं होता है। कुछ टीचर्स का हो सकता है ये तरीका होता हो
कि डायरेक्टली शुरू ही मुश्किल टॉपिक से करें, मुश्किल पे टाइम ज्यादा लगाएं और शुरू से ही बहुत ज्यादा पढ़ाना शुरू कर दें। ठीक है, उनको ठीक लगता है, बिल्कुल हो सकता है वो यहीं से चलते हैं और फिर ऐसे आते हो। कुछ टीचर्स हो सकता है वो ज्यादा बताते ही ना स्टूडेंट्स को। ये क्या हुआ? कुछ टीचर्स हो सकते हैं, अच्छा मैं सारे जो डिफरेंट पॉसिबल टीचर्स हैं सबके बारे में ओपिनियन बता रहा हूं। कुछ हो सकता है जिनको लगता हो कि कॉस्ट एक मुश्किल सब्जेक्ट है तो बहुत ज्यादा बताना भी नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा बताएं, सब एक लेवल पे रहें और गिर पड़ के पास हो जाएंगे। तो कुछ टीचर्स शायद रहते ही यहां होंगे, ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। जब आप बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं या वैसे ही, ये क्या आवाज आ रही है नहीं से? एसी में से आ रही? नहीं यार, मेरे कान बज रहे हैं। अच्छा तो आप चूंकि हॉस्टल्स में इकट्ठे होते हैं या वैसे सोशल मीडिया की वजह से, तो बच्चे ना अपने आप को एक बिला वजह की टेंशन में डाल लेते हैं जब वो टीचर्स को कंपेयर करने लगते हैं। मेरी स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से है कि मैं शुरू में कोशिश ये करता हूं कि मैक्सिमम लोग साथ जुड़ के चल सकें, और उसकी वजह से मैं बहुत स्लो शुरू करता हूं ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ जाएं। क्योंकि अगर शुरू में ही मैं मुश्किल करा दूंगा तो कई लोग तो हौसला हार के छोड़ ही जाएंगे, कुछ ही कर लेगा, कुछ ये छोड़ देगा, कुछ बिल्कुल ही समझेगा मेरे बस का है नहीं। हर एक अप्रोच है ना, तो मेरी भी एक अप्रोच है कि मैं शुरू में स्लो रख के सबको साथ कोशिश करता हूं मैक्सिमम जितने लोग जुड़ सकें कि हाँ हम चल सकते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीजों का गियर चेंज करूंगा। और चूंकि शुरू में मैं सबको साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा होता हूं तो शुरू में ही फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की वजह से, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग एक टॉपिक है, मेरी कॉस्ट की जो टीचिंग है वो वहां से अपना गियर चेंज करता है। यानी मैं प्रोसेस कॉस्टिंग में कोशिश करता हूं सब बच्चों के कदम जम जाए, और जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं कॉस्ट पढ़े हुए वो प्रोसेस कॉस्टिंग में खुश होते हैं, हाँ जी अब मजा आया था पढ़ने का, वहां से जमते हैं कदम। फिर मैं वहां से ज्यादा चीजें पढ़ाना शुरू करता हूं। स्टाइल है टीचर का। तो आप जब कंपैरिजन करते हैं ना, तो आपको कंपैरिजन में ये लग रहा होगा कि जो मिस्टर ए हैं वो जो XYZ कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो तो इस वक्त चौथे चैप्टर पे चल रहे हैं, सर ना सिर्फ चैप्टर 1 पे चल रहे हैं। तो सबका ना डिफरेंट तरीका है। आप आ गए तो बस भरोसा करके चलें, कंपैरिजन करेंगे ना तो आपको मुश्किल होगी और आपको खुद परेशानी होने लग जाएगी। तो इसलिए टीचर्स ए, टीचर बी, टीचर सी सब सही हैं, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। कंपैरिजन में परेशान होंगे तो आपका ही नुकसान है। तो हौसले से चलते रहे, आ गए हैं ट्रस्ट करके चलते रहे। ठीक है, प्रोडक्ट ए करते हैं सॉल्व। इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी और नवंबर से ही शुरू करूंगा। अभी ये रिजल्ट आले तो उससे अगले वीक से शुरू कर दूंगा। अब चूंकि आप लोग FER1 कॉस्ट दोनों के कॉमन बच्चे बहुत सारे होते हैं, तो कुछ ऐसा करूंगा कि दोनों में ओवरलोड ना हो, यानी ये ना हो कि मैंने तो कॉस्ट और FER1 दोनों को मिला के चलाना है। तो एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू करूंगा। वो अब देखता हूं मैं कि किसी सैटरडे को चलाया करूं या संडे को, ये मैं देखूंगा। बता रहा हूं, अभी नहीं मशवरा मांग रहा, जब शुरू करेंगे तो फिर कर लूंगा डिस्कस। क्या जी? मैं परेशान हो गया? क्या फिर क्या कहना चाह रहे हो? मैंने ना सारा पढ़ाना है, प्रैक्टिस शदीद किस्म की, तो टाइम चाहिए एक्स्ट्रा। अच्छा, चूंकि एक बच्चे ने मशवरा दे ही दिया है तो इसका मतलब और भी बीच में साइंसदान होंगे। तो आपको अगर ये लग रहा होगा ना कि अच्छा सर ये आप ऐसा करें कि ये जो आप कभी ऐसे कर रहे होते हैं ना 5-10 सेकंड यहां से बचा लें, ये जो आप चलते हुए ऐसे जाते हैं, चाय पीते हैं, ये भी एडजस्ट हो, थोड़ा वॉल्यूम ऐसे कर लें, थोड़ा एडजस्ट कर लें, ऐसे करके फिर देखिए आप 100 घंटे में पढ़ा लेंगे। तो हर इंसान का एक नेचुरल स्टाइल होता है, तो उसके साथ ही चलेगा कोर्स। मैंने पानी पीने बैठना ही है, मैंने चलना फिरना ही है, चाय भी पीनी है, नहीं बस यहीं तक फुल स्टॉप, पीनी है। प्रोडक्ट ए में यूनिट्स हैं पूरे या ढूंढने पड़ेंगे? हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स दिए हुए लेकिन डैमेज्ड भी हैं, तो हमें NRV कॉस्ट अलग अलग कंपेयर करनी पड़ेगी। यूनिट्स हैं 5000 और डैमेज्ड बताए हुए हैं, तो बाकी फिर नॉर्मल होंगे 4700। अच्छा, जो बच्चे PRC से आए ना बेटे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसको हजम करने में, लेकिन पहले आप लोगों को क्लिक करके नंबर मिलते थे, अब लिख करके नंबर मिलेंगे। सवाल पूरा लिखना होता है, सिर्फ कैलकुलेटर पे करेंगे ना काफी नहीं है, प्रेजेंट करना होता है कि क्या कैसे किया। यूनिट्स 4700, ये मैंने इसमें से ये माइनस करके निकाले, यूनिट्स आ गए। और क्या चाहिए? कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए इन्वेंट्री का क्या मेथड फॉलो हो रहा है? ए, वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज है तो रेट निकाल लेते हैं। ओपनिंग की अमाउंट 70,000 प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स। अच्छा, ट्रेडिंग बिजनेस होता तो 7 परचेजेस प्लस होती, मैन्युफैक्चरिंग है तो परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 4 लाख। ओपनिंग के यूनिट्स 10,000 प्लस जो मजीद बनाए 50,000, तो पर यूनिट आ गया 7.84। ये आ गई कॉस्ट।
अब चाहिए एनआरवी, और चूंकि नॉर्मल और डैमेज्ड अलग अलग हैं तो हमें अलग अलग चाहिए। नहीं, एमसीक्यू सी मैक में एमसीक्यूज नहीं होते। FR1 FR2 में एमसीक्यूज होते हैं, सी मैक में नहीं होते। सेल प्राइस, अगर प्रोडक्ट ए की एनआरवी निकालनी है तो सेल प्राइस चाहिए कि पहले जितने का बेचते थे या आइंदा कितने का बेचेंगे, आइंदा कितने का बेचेंगे। टेबल के नीचे वाली लाइन में अगर यह जिक्र किया होता कि सेल प्राइस भी इतनी बढ़ जाएगी तो हम लोग वही फिगर लेते, लेकिन अब आगे आपको बताया नहीं सेल प्राइस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो फिर पुरानी ही रहेगी। तो पुरानी सेल प्राइस हुआ करती थी 10। कॉस्ट टू सेल है कोई, यानी बेचते हुए कोई खर्चा होगा कितना? नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। सेल प्राइस बढ़नी होती ना तो अलग से बताते, या ये कह देता सवाल वाला कि पिछले साल की सारी फिगर्स 10% बढ़ जाएंगी तो फिर सारी बढ़ते, लेकिन जब स्पेसिफिकली लिखा है ना कि सेलिंग एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो बस फिर सेलिंग एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। जी, कॉस्ट टू सेल एनआरवी के लिए हम लोग लेते हैं सेल प्राइस में से कॉस्ट टू सेल, वो खर्चा जो बेचेंगे तो होगा या हुआ था होगा। और इसको मैंने दो जुमलों में कहा था, एक ये कहा था कि ये डायरेक्टली रिलेटेड है, बेचेंगे तो खर्चा होगा, नहीं बेचेंगे तो नहीं होगा। और इसी को एक और तरीके से बोला था, ये वो खर्चा है जो खर्चा करेंगे तो बिकेगा, डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये सवाल में जो आपको उन्होंने वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस साथ लिख दिया ना, तो वेरिएबल का वर्ड इसलिए लिखा कि बेचेंगे तो होगा, नहीं बेचेंगे तो नहीं होगा, यानी ये कॉस्ट टू सेल है। अगर इसी टेबल में फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट भी लिखी होती तो उनका कुछ भी ना करते। तो वेरिएबल का वर्ड ये शो कर रहा है कि ये वो सेलिंग कॉस्ट है जो प्रोडक्ट बिकना है तो होनी है, वरना नहीं होनी है, इसलिए हम इनको कॉस्ट टू सेल ले लेते हैं। तो कितनी थी? 60,000। तो 10 रुपए में से 60,000 रुपए माइनस कर दूं? नहीं, क्यों? हाँ, ये पर यूनिट है, ये पर यूनिट नहीं है, तो हमें इसको पर यूनिट करना पड़ेगा। अगर बस एक छोटी सी कैलकुलेशन होती ना तो जरूर ब्रैकेट में शो कर देते, लेकिन इसमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत है, तो इसके लिए वर्किंग वन 60,000 पिछले साल की टोटल सेलिंग कॉस्ट है, तो हमें तो पर यूनिट चाहिए, तो डिवाइड कर दें यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से यूनिट सोल्ड से, क्योंकि सेलिंग खर्चे की बात हो रही है। तो पिछले साल यूनिट्स बेचे कितने थे? यूनिट्स सोल्ड बताए हुए नहीं बताए ना, लेकिन हमारे पास यूनिट का हिसाब किताब का डाटा है। हमें यह पता है कि 2009 में ओपनिंग स्टॉक कितना था? 10,000। मजीद बनाए कितने थे? 50,000 बनाए थे। अगर क्लोजिंग रह गए थे 5,000, और हो सकता है कोई और भी कोई ड्राइंग्स वगैरह होती तो वो भी माइनस कर लेते, तो बाकी बिक गए होते, तो यही है बस, तो बाकी फिर बिक गए होंगे। अब हम पर यूनिट निकाल सकते हैं, तो कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट बन जाएगी 60,000 डिवाइडेड बाय 55,000 जी 1.09। तो ये 1.09 यहां लिख दूं, क्यों? ये पिछले साल का है, हमें यहां एनआरवी निकालते हुए फ्यूचर डाटा लिखना होता है। तो चूंकि टेबल के नीचे कहा हुआ है कि एक्सपेंसेस महंगे हो जाएंगे, तो 2010 की सेलिंग कॉस्ट 9 की ये थी, 10% महंगी हो जाएगी, तो 10 की सेलिंग कॉस्ट कितनी होगी? 1.09 को 1.1 10% बढ़ा लेंगे, कितनी? 1.2 है मेरे ख्याल में। ये है कॉस्ट टू सेल जो यहां चाहिए थी। 2009 की सेलिंग कॉस्ट ये थी, 2010 में ये 10% महंगी हो जाएगी, तो इसको 10% महंगा कर लिया। छोटे छोटे होते थे आप लोग तब, आपको एक क्लास मैंने परसेंटेजेस पे भी सिखाई थी, तो एक साल की फिगर उसको 10% महंगा करने के लिए अगले साल ये ऐसे कर लेना। तो एनआरवी बन गई 8.8। डैमेज यूनिट कितने का बेच लेंगे? ये तो बताया नहीं, सेम ही बेच लेंगे, तो फायदा डैमेज का। हाँ, इसमें ना अलग सेलिंग प्राइस नहीं बताई, लेकिन ये कहा है कि इसको इतने पैसे लगा के रिपेयर कर लेंगे, तो रिपेयर कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा, तो इतने का ही बिक जाएगा। कॉस्ट टू रिपेयर
और ठीक करेंगे तो फिर बेच भी लेंगे। और कॉस्ट और एनआरवी एक प्रोडक्ट की करनी तो टोटल ही कंपेयर चाहिए, लेकिन जब एनआरवी पर यूनिट भी एक नंबर ही है, कॉस्ट पर यूनिट भी बस एक ही है, तो इसी को कंपेयर कर लेते हैं और फिर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस मेहनत का आंसर बन गया वैल्यू ऑफ स्टॉक नॉर्मल 4700 यूनिट्स की कॉस्ट और एनआरवी। कॉस्ट लोअर है 4700 इंटू 7.84 36848 जी जी आगे जी जी एनआरवी जो हम निकाल रहे होते हैं उसमें हम ये डाटा लेते हैं कि पिछले साल कितने का बेचते आए थे, कितना खर्चा करते आए थे, या एक्सपेक्टेड क्या होगा। हाँ जी एनआरवी एक्सपेक्टेड लेते हैं ना, तो 2009 के एंड पे खड़े हैं तो एक्सपेक्टेशन तो 2010 ही है, तो इसलिए अगले साल वाली फिगर ही लेंगे। नहीं नहीं, बात अगले साल की नहीं है। अगला साल बोलने से ना लग रहा होगा कि अगला पूरा साल। बात यह है कि हम जहां खड़े हैं वो 31 दिसंबर 2009 है। एनआरवी के लिए हमने फ्यूचर डाटा लेना है कि जब इनको बेचेंगे तो कितने का बिकेगा, कितना खर्चा होगा। तो चूंकि जनवरी से ही सेलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो अब एनआरवी के लिए तो बढ़ी हुई सेलिंग कॉस्ट ही आनी है। और डिफेक्टिव यूनिट्स 300 है और इनकी कॉस्ट पर यूनिट ये है, एनआरवी है, तो एनआरवी 5.8 1740। तो प्रोडक्ट ए हो गया 38588। ये प्रोडक्ट ए की सारी कैलकुलेशन देख ले, गलत है किधर। अच्छा आप इसको नोट जरूर किया करें, लेकिन जितनी भी सवाल में अंग्रेजी लिखी हुई है ये जरूर सारे बच्चे तसल्ली करें कि उसका यही जवाब बनता है, या बस मैंने कर दिया तो कर दिया। तो सारी फिगर्स को अच्छी तरह तसल्ली से देख लें, क्योंकि आगे बी सी डी भी सब ऐसे ही होना है। तो ए में देख लें अगर पूछना है तो। अच्छा वैसे राउंडिंग ऑफ कोई मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बनता कितना है 8 नहीं, इतना को तो मसला हो ही जाएगा 8 3। लेकिन जिसने 8 4 से कर लिया सॉल्व सही है, कोई मसला नहीं है। एट 0 1। लेकिन जो पहले वाली फिगर्स भी लिख चुका था सही है फिगर्स। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। अच्छा आप तो सारा ही करेंगे नोट। प्रोडक्ट बी के टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना है, इनमें से टूटे फूटे कितने हैं, तो बाकी सही सलामत होंगे 94। और मेथड इसका भी एफ को ही है। ओपनिंग की अमाउंट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ओपनिंग के यूनिट्स 15,000, नए यूनिट्स 60,000, 9.6 9.4 पक्की बात है 7 9.
720 नहीं ना, 710 है। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, 47। सेल प्राइस 12। 2009 में ओपनिंग कितने थे? 15,000। कितने बनाए? 60,000। कितने बचे रह गए? तो बिक गए होंगे 65। सेलिंग कॉस्ट, अब सब सेम पैटर्न पे वैल्यूज बदल रहा हूं बस। 80,000, 65,000, 1.23, और ये 1.23 अगले पीरियड में महंगा हो जाना है, 1.35 बन जाएगा। 10.65। और खराब का इलाज कितने में होगा? 2। 8.65। तो नॉर्मल वालों की कॉस्ट ये है, एनआरवी ये है, कॉस्ट लोअर है, और डिफेक्टिव वालों की कॉस्ट ये है, एनआरवी है, तो ये लोअर है। वन 9 0। प्रोडक्ट सी, नोटेट मिटा दूं?
प्रोडक्ट सी के कितने यूनिट स्टॉक में? 15,000। खराब कितने? 800। तो 14,200। एफ को फाइफो तो फाइफो है। ओपनिंग स्टॉक कितना? 20,000। और इस साल टोटल कितने बनाए? तो ये जो 15,000 है फाइफो है, किन में से होंगे? इनमें से ही होंगे। इसलिए बस जो बनाए उन्हीं की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बस 825,000 डिवाइडेड बाय 75, क्योंकि इन्हीं में से ही है फिर ये 11 बस। बेचते कितने का है? पिछले साल कितने बेचे थे? 80,000। टोटल सेलिंग कॉस्ट वेरिएबल कितनी आई थी? 90। 1.125 और महंगा होके ये 1.24 चले। मरम पट्टी कितने में कराएंगे? 2.5। नॉर्मल वालों की भी एनआरवी ही कम है, ये कॉस्ट है, और डिफेक्टिव वालों की तो एनआरवी ही कम है। तो 14,200 भी एनआरवी पे और 800 भी एनआरवी पे। 2792 6608 159,400। जी क्या दोबारा बता दूं? फाइफो में इस पूरे साल में 2 ही एंट्रियां हुई हैं। एंट्री मतलब जो स्टोर में हमारे पास रेट्स अवेलेबल हैं। साल के शुरू में इतने थे और साल के दौरान इतने और बने। या तो होता ना कुछ 4-5 बैचेस बताए होते, बस सिर्फ ये 2 ही चीजें पता है, इतने पहले थे इतने और बने। क्लोजिंग स्टॉक 15,000 फाइफो मेथड है, तो किन में से बचे हुए होंगे? इनमें से ना, तो इनमें से ही होंगे, तो हमें इनका पर यूनिट रेट निकालना पड़ेगा। तो 75,000 यूनिट्स बने कितने में? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, तो इसका रेट निकाला, तो ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई।
प्रोडक्ट डी, सी नोटेड। प्रोडक्ट डी, क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स 24,000 खराब, 1500 सही वाले, 22,500। फाइव हो तो फिर ये 24,000 भी नए वालों में से हैं, तो बस फिर सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय जितने यूनिट्स बने, 12। बेचेंगे कितने का? 12.5। कॉस्ट टू सेल 2009 में कितने यूनिट्स पहले थे? 1 लाख बनाए और 24 बच गए, तो 101 बेच दिए। टोटल खर्चा आया था 1 लाख, 0.99 महंगा होके 1.09, 11.41। कितने का रिपेयर कर लेंगे? 3.5, 1.09, 7.91। और इन दोनों में भी एनआरवी ही कम है, तो नॉर्मल वालों की वैल्यू आ जाएगी 22,500 इंटू 11.41 और 1,500 इंटू 7.91, 6725, 268 590। हाँ जी, यहां तक को बहुत मुश्किल काम। अगली क्लास में मैं कराऊंगा एंट्रीज, और कॉस्ट के लिए ना अभी चूंकि इतना सारा कुछ पढ़ लिया अभी फिलहाल, तो मेरा एज अ स्टूडेंट मशवरा यह है कि कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ना रोज जो क्लास में पढ़ा वो रिवाइज करें, क्लास वर्क वाला सवाल खुद सॉल्व के करें, क्योंकि ये तो मैंने किया है, खुद सॉल्व करें, फिर होमवर्क करें, और जब तक कोई चैप्टर चल रहा हो तो रोज के रोज उसके पिछले लेक्चर रिवाइज करते चलें। यह है एक अच्छा शरीफ काबिल बच्चे का पढ़ने का तरीका। जिन्होंने नहीं पढ़ना वो चिल करें,
तो इसलिए घर जाके ना ये सवाल बेटे दोबारा किया करें, क्योंकि तो मैंने किया होता है, तो आप लोग सॉल्व किया करें। और इसमें ना एक जनरल परेशानी स्टूडेंट की होती है कि वो सोचता है कि सवाल पढ़ के समझ ये नहीं आ रहा कि कैसे करना है। ये तो आपने करवा दिया, अब जैसे मैंने पूरा सवाल कर दिया, अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट ए सॉल्व कर देता और बाकी आप करते तो कर लेते, क्योंकि मैंने ये सामने सॉल्व किया होता। तो अगर मैंने वैसे कहा होता सवाल करें तो फिर सोल्यूशन देख रहे होते कि समझ नहीं आ रहा करना कैसे। ये सिर्फ और सिर्फ शैतान का वसवसा है। आपको जो समझ आ रहा है करें तो सही ना, करना शुरू करेंगे तो समझ आनी शुरू होगी, वरना आप सोचते रह जाएंगे। तो जो टूटी देखिए, कोई फॉर्मेट का स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। सवाल सॉल्व करने का तरीका होता है करने वाले को समझ आ रहा हो, पेपर मार्क करने वाले को समझ आ रहा हो और सही हो, बस सारे फॉर्मेट सही होते हैं। और मंडे को मैंने नहीं आना, बस मंडे को, उसके बाद से इंशाल्लाह हर रोज रेगुलर। चले ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।